हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अंडर द ग्रीन लाइट के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको इस मानवा की एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बिना देरी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम मैथ्यू को कंस्ट्रक्शन वर्क करता देखते हैं। यहाँ पर वो काम करते हुए सोच रहा था कि पिछले 3 वीक्स मेरे लिए काफ़ी लंबे और पेनफुल रहे हैं, और यहाँ तक कि मैं उसके ट्रबलसम फीवर से खुद को बाहर भी नहीं निकाल पाया। मैंने खुद को पूरी तरह से काम में डुबाकर भी उसे अपने माइंड से बाहर निकालने का ट्राई किया है। मैं उसे आवाज़ आती है कि एक कोलीग स्पीड से बोलता है, मिस्टर यंग, कल मुझे कुछ पिल्स मिली थी, क्या आप उनमें से एक ट्राई करना चाहेंगे? जिसे सुनकर मिस्टर यंग थोड़ा चौंक जाता है और फिर उसे मना करने लगता है कि तुम्हें भी ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। पिल स्लोली स्लोली तुम्हारे ब्रेन सेल को मार देंगी। जिस पर वो पर्सन बोलता है, चाहे जो भी हो, लेकिन मुझे काफ़ी मुश्किल से बस थोड़ी सी ही मिली है। इनकी वजह से सारा दिन इतना मुश्किल काम करने में मुझे हेल्प मिलती है। ऐसे भी मेरी तरह के लोगों को भी अपनी लाइफ में कोई ना कोई खुशी तो चाहिए ही। इस पर मिस्टर यंग बोलते हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। अपनी वाइफ के पास जाने से पहले मैं ये पिल यूज़ किया करता था, लेकिन अब वो गुजर चुकी है, इसीलिए अब मुझे इनकी और ज़रूरत नहीं रही। क्या तुम्हें पता है कि तुम जो भी चाहो ये पिल्स तुम्हें दिखा सकती हैं? जाहिर सी बात है कि वो चीज़ें बिल्कुल भी सच नहीं होती, लेकिन अपनी वाइफ को इस तरह से देखने की वजह से मेरी एक्चुअल मेमोरीज भी डैमेज होने लगी थी। ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा टेरिफाइंग है, इसीलिए अब मैं इन्हें हाथ भी नहीं लगाता। जिसकी ये बात सुनकर मैथ्यू बार वाले इंसिडेंट को याद करने लगता है कि जब उस पर्सन ने जिनसे बोला था कि मेरे पास वो पिल हैं, क्या तुम लेना चाहते हो? इतने में मैथ्यू का सर घूमने लगता है, जिसकी वजह से वो अनबैलेंस होकर नीचे गिर गया था। इसके ऐसे गिरने पर दोनों कलीग जल्दी से आकर उसे संभालने लगते हैं। क्या तुम ठीक हो? हमने तुमसे बोला भी था कि तुम्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। जिस पर मिस्टर यंग भी बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, तुम्हें घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। हम सच में ये नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई और इंसिडेंट हो। वो ये बोलते हुए उसके पास आकर उसे उठाने लगते हैं, लेकिन मैथ्यू उनसे पूछता है, जिस पिल के बारे में आप बात कर रहे थे उसे क्या कहते हैं? पर वो पूछता है कि कौन सी पिल। मैथ्यू बोलता है, वही पिल्स जिन्हें यूज करने से मेमोरी लॉस हो जाती है। पर वो उसे बताने लगता है कि इन्हें ड्रीम पिल्स कहते हैं। कुछ पिल्स निकालकर उसके सामने करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें भी ये चाहिए? इसके बाद सीन शिनहाई कंस्ट्रक्शन की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर पूरी टीम की हालत काफी ज्यादा खराब थी। ओवरवर्क की वजह से वो काफी बुरी हालत में थे। एक बोलता है कि फाइनली हमारा काम खत्म हो गया, आखिर हम कितने दिनों से यहीं पड़े हुए हैं, हम तो घर वापस भी नहीं गए। पर ब्लैक हेयर वाली लेडी भी बोलती है कि मैं तो घर जाकर सारा वीक सोती ही रहूंगी। इतने में वही लेडी उसके पास आते हुए पूछती है कि ट्रैक्टर कहाँ गए, या वो हमें यहाँ पर ऐसे ही छोड़कर वापस जा चुके हैं। पर ब्लैक हेयर वाली लेडी बोलती है, मुझे लगता है कि शायद वो अपनी रिपोर्ट देने के लिए एग्जीक्यूटिव मीटिंग में गए होंगे। जिसे सुनकर ब्लॉन्ड हेयर वाली लेडी जिनके स्माइली फेस को याद करने लगती है कि कैसे इतना काम करने के बाद भी वो स्माइल करते हुए ही बोल रहे थे कि मुझे पता है कि ये सच में बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम लोग ये कर सकते हो। जिसे याद करते हुए वो बोलती है, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो इतना काम कर पाएगा। ऐसे वो इस काम से इतना ज़्यादा कमिटेड क्यों है? इतने दिनों तक लगातार जागने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी थके हुए नहीं लग रहे थे। जिस पर ब्लैक हेयर वाली लेडी अपना बैग पहनते हुए उसे रिप्लाई करती है, मैंने तुम्हें बताया भी तो था, ये गैंगस्टर्स काफ़ी अजीब होते हैं, तुम कभी भी उन्हें नहीं समझ पाओगी। ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओह चलो छोड़ो इन बातों को, अभी मुझे घर जाना है। वह दूसरी लेडी एक्साइटेड होते हुए उसे बताने लगती है कि मैं तो अपने हबी से मिलने जाऊंगी। इतने दिनों तक लगातार काम करने की वजह से हमने जो कुछ भी मिस किया है, आज हम एक साथ बहुत सारी चीज़ें करेंगे। जिसे सुनकर ब्लैक हेयर वाली लेडी तो अजीब सा मुंह बनाते हुए सोचने लगती है, आखिर इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आ गई। उसी तरफ हम जिनके ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो चेयर पर बैठा काफ़ी गौर से अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी डिब्बी को देख रहा था। जिसे देखते हुए वो सोचता है कि कुछ दिन ना सोने से कोई मर तो नहीं जाता।
अगर ये हफ्ते, महीनों या सालों में बदल जाएं तो शायद फिर भी वो जिंदा रह ही सकता है, लेकिन मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो सीईओ की बातें याद करने लगता है कि जब उसने स्माइल करते हुए उसे बोला था, उस लैंड को हासिल करने के बाद तुम अपने ड्रीम, डिजायर्स और भी बहुत सी चीजें पूरी कर सकते हो। जिसे याद करते हुए वो सोचता है कि क्या सच में वहाँ कोई खजाना है। शायद जिस तरह से उसने मुझे ये बताया, उसकी ये बात बिल्कुल सच होगी। मुझे हर हाल में ये पता करना ही होगा कि उस लैंड में क्या है। हम देखते हैं कि जो डिब्बी उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी, उसके अंदर सीक्रेट के साथ साथ ड्रीम पिल्स भी थी। वो काफी देर से कंटिन्यूसली पिल्स को ही घूरे जा रहा था। उसके हाथ कांपने लगते हैं और साथ ही उसकी पूरी बॉडी भी, कि वो खुद को ऐसा करने से रोकना तो चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी ऐसा बिल्कुल भी ना करने दे रही हो। और एट लास्ट वो पिल खा ही लेता है। लेते हुए वो खुद से ही बोलने लगता है कि तुम ऐसे क्विट नहीं कर सकते, वरना वो तुम्हें कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे ही वो एक दिन में कई बार ये पिल्स लेता था। पिल खाते ही उसकी बॉडी कांपना बंद कर देती है। इस पर वो सोचता है कि सिर्फ एक पिल खाने से ही मेरी बॉडी के सारे अजीबोगरीब सिम्टम्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इससे तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिन अभी भी पिल्स का पूरी तरह से एडिक्ट है। इतने में योमबाल डोर नॉक करके अंदर आ जाता है और उसे बताता है कि आज की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में मैडम चेयरमैन भी होंगी। जिसे अपने सामने देखकर जिन फौरन ही उस डिब्बी को बंद कर देता है और उसे कोई भी रिप्लाई नहीं दे पाता, बस अपने सर पर हाथ रखकर वहाँ बैठा हुआ था। कि ऐसी हालत देखकर योमबाल वरिड होते हुए पूछता है कि बॉस, क्या दोबारा से आपको नींद आना बंद हो गई है? आज आपको थोड़ी रेस्ट कर लेनी चाहिए और प्रेजेंटेशन के लिए टीम के किसी मेंबर को भेज दें। जिस पर जिन बोलता है, ये कोई नई बात नहीं है, तो ओवर एक्टिंग करना बंद करो। लेकिन योमबाल तो अभी भी वरिड होते हुए ही बोलता है, मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आजकल तो आप क्लिनिक भी नहीं जा रहे। जिस पर जिन गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा होकर उससे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ड्रग एडिक्ट हूँ? योमबाल, तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू कर पाऊंगा। ये बोलकर जिन वहाँ से चला जाता है। जिनके जाने के बाद योमबाल वहीं खड़ा सेट होते हुए सोचने लगता है, बॉस, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी हार नहीं मानते, लेकिन अगर आप फेल हो गए तो हमारा क्या होगा? इसके बाद हम एग्जीक्यूटिव मीटिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन प्रेजेंटेशन दे रहा था। वो बोलता है कि आज तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, उनमें बस हमने अपना प्रॉफिट ही देखा है, लेकिन म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन से हमें कंपनी की वैल्यू बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका मिला है। ये बोलकर वो उन्हें अपनी पूरी प्रेजेंटेशन समझाने लगता है। इसे ऐसे देखकर मैडम चेयरमैन उससे बोलती है, डायरेक्टर जीन, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब तुम म्यूजियम की कंस्ट्रक्शन को सीरियसली ले रहे हो। इस पर जिन बोलता है, मेरी गलती की वजह से हम एक दफ़ा पहले ही ये अपॉर्चुनिटी खो चुके हैं, तो मुझे ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। इस टाइम बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन कंट्रोवर्सी का शिकार है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कुछ किए बिना भी हमारा डिज़ाइन कंपटीशन में चूज हो सकता है। इसे सुनकर वहाँ बैठा एक डायरेक्टर बोलता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी लोगों को शुरू से ऐसा ही लगता है कि हमारी कंपनी कोई गैंग चला रही है, लेकिन ऐसा करके हमारी इमेज काफ़ी बेहतर हो सकती है और इस टाइम बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन भी हमारे खिलाफ नहीं खड़ी हो पाएगी। ये टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है। डायरेक्टर जिन, ये आइडिया कमाल का है। इस पर जिन स्माइल करते हुए बोलता है, मैं अपना 100% दूंगा, आप मुझसे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ऊपर से तो वो स्माइल कर रहा था, लेकिन हम देख पाते हैं कि इस टाइम उसके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे। पर वहाँ बैठे दूसरे डायरेक्टर भी बोलने लगते हैं कि अगर डायरेक्टर जिन खुद से इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेंगे तो हमें बिल्कुल भी इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम चेयरमैन, अब आपको भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपकी ही वजह से हमें इतना ब्रिलियंट हायर मिला है। इस ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। आपने इसे कंपनी देने की बात की थी, तब तो मैं काफ़ी घबरा गया था, लेकिन अब इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपने भी कुछ सोचकर ही फैसला किया होगा। हम मैडम चेयरमैन को देखते हैं, जैसे कि ये सुनकर लिफ्ट फिल करने के बजाय उल्टा गुस्सा आ रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी डायरेक्टर्स वहां से जाने लगते हैं, लेकिन चेयरवुमन जिनको रोक लेती है कि तुम यहीं रहो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। सभी के जाने के बाद वो जिन से पूछती है कि मैंने सुना तुम बर्मिंघम कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर से मिले हो, क्या उसने तुम्हें म्यूजियम के बारे में सब कुछ बता दिया? जिसे सुनकर जिन सीरियसली बोलता है, मुझे अपने कॉम्पिटिटर से ये सब कुछ सुनने को क्यों मिला?
क्या आप अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती? क्या इसी वजह से आप तब से इतनी ज़्यादा वरिड लग रही थी? उस खजाने पर अपना कब्जा करूँगा तो तब आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, वो देखने के लिए तो मुझसे वेट ही नहीं किया जा रहा। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं तुम्हें खुद को यूज़ करने दूंगा। अगर तुम अपना दिल बहलाओ और जब तुम्हारा दिल बढ़ जाए तो मुझे फेंक दो। जिनकी ये बात सुनकर डायरेक्टर चेयरमैन तो कुछ भी नहीं बोल पाती और फिर कुछ सोचते हुए उसके क्लोज आकर बोलती हैं, मेरी बात सुनो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये काम किसी ऐसे को दूंगी जिस पर मैं ट्रस्ट नहीं करती? और साथ ही उसे एक पंच मारते हुए बोलती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम पर बिलीव नहीं करती, लेकिन मैं ऐसे पास्टर पर बिलीव नहीं करना चाहती जिसे कि अपनी डिजायर्स के आगे कुछ भी नजर नहीं आता, और साथ ही साथ एक एडिक्ट भी हो। ये बोलते हुए वो जिनको कॉलर से पकड़कर खींचती है। कॉलर साइड पर हटने की वजह से जिनकी नेक पर मौजूद बर्ट मार्क्स नजर आने लगते हैं। इसे देखकर वो उससे बोलती है, क्या तुम शो ऑफ करना चाह रहे हो कि उस ओल्ड मैन ने तुम्हें बाइट किया है? सुनो, मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम किसके साथ सोते हो, लेकिन मैं अपनी कंपनी ऐसे घटिया पर्सन के हाथ नहीं सौंपने वाली जो कि पिल्स के बिना एक दिन भी ना गुजार पाए। और फिर मुड़ते हुए उससे बोलते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है, दोबारा से मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ये बोलकर वो उस रूम से बाहर निकल जाती हैं। जिन वहीं पर अपना फेस नीचे झुकाए खड़ा था। उसके जाने के बाद वो बोलता है, ये कितना अजीब था, आखिर इसने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मैडम चेयरमैन, ऐसा लगता है कि तुम भी ठीक से नहीं सोच पा रही। तुमने सच में ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं उस सीईओ के साथ सो सकता हूँ? और बोलता है, चाहे मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन मैं कभी भी उस पास्टर के साथ नहीं सोऊंगा। और ये मार्क उस ओल्ड मैन ने नहीं दिए हैं, तो एक यंग बॉय का काम है। वो ये बोल ही रहा था कि इतने में सेक्रेटरी जेंग उसे बुलाता है। मैडम चेयरमैन ने आपको कुछ ऑर्डर्स दिए हैं, चलो इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाते, प्लीज़ कोऑपरेट करते हुए मुझे फॉलो करें। इसके बाद जिन हमें बताता है कि जब भी मैं अपनी आइज़ बंद करता हूँ तो ऐसा फील होता है जैसे एक गहरा अंधेरा मुझे अपने अंदर खींच रहा हो। सारी चीज़ें चीख चीख कर मुझे मेरे गुनाहों की याद दिलाती हैं। ये बिल्कुल एक कर्ज की तरह है जहाँ पर मुझे सारी चीज़ें बार बार याद आती रहती हैं। ऐसा लगता है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक भी इन्हें नहीं भूल पाऊंगा। इस टाइम अनकॉन्शियस होकर हॉस्पिटल चेयर पर पड़ा था। उसे यहाँ तक भेजने के लिए मैडम चेयरमैन ने काफी गुस्से से सेक्रेटरी जेंग को ऑर्डर दिया था। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम क्या ट्रिक यूज करते हो, लेकिन कुछ भी करके जिनको हॉस्पिटल में ले जाकर फेंक दो। सेक्रेटरी जेंग किसी न किसी तरह जिनको यहाँ तक ले ही आया था। जैसे ही वो अपने होश में आता है, उसे देखकर डॉक्टर बोलता है, हे जंकी, फाइनली तुम उठ ही गए। मैंने पूरे 1 साल से तुम्हें नहीं देखा। मुझे बिलीव ही नहीं आ रहा कि मैडम चेयरमैन को तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए ड्रग देना पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा फेस देख सकूं। क्या तुम एक छोटे बच्चे हो? जिस पर जिन बोलता है, मैं इतना ज्यादा हाई कभी नहीं हुआ कि मुझे तुम्हारे जैसे क्वैक को मिलना पड़े, यानी कि इतनी पिल्स खाने के बाद भी मैं अपने होश में ही था, तो मैं तुम्हारे पास क्यों ही आता? जिसे सुनकर डॉक्टर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुमने मुझे अभी अभी क्वैक बोला? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और उससे पूछता है कि इस दफा तुमने कितनी पिल्स खाई? जिस पर जिन बताता है, बस 2 ही या शायद 3। इस पर डॉक्टर उसकी रिपोर्ट चेक करते हुए बोलता है, तुमने पूरे साल तक खुद को रोके रखा था। ये काफी अच्छी प्रोग्रेस थी, लेकिन असल में तो तुमने दोबारा से पिल लेकर अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। मुझे लगता है कि इस दफा तुम्हारे सिम्टम्स पहले से ज्यादा होंगे। वैसे तुम्हारा सर दर्द कैसा है? क्या तुम्हें डेजी और एंग्जियस फील हो रहा है? और क्या तुम्हें बार बार पिल्स की क्रेविंग होती है? इस पर जिन अपने सर पर हाथ रखते हुए उसे बताता है, ऐसा लगता है कि मेरा सर फटने वाला है और मेरे हाथ बुरी तरह से कांपने लगते हैं। कभी कभी तो ऐसा मेरी पूरी बॉडी के साथ होता है। जिस पर डॉक्टर पूछता है, क्या तुम आजकल ठीक से सो पा रहे हो? लेकिन जब उसकी नज़र जिनके उतरे हुए फेस पर पड़ती है तो वो उसके बिना आंसर के ही समझ आता है, ठीक है तो तुम सो नहीं पा रहे, क्या तुम्हें अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं? जिस पर जिन सीरियस होते हुए सोचने लगता है, वो नाइटमेयर कम और मेमोरीज ज्यादा लगती हैं, ऐसी मेमोरीज जो कि नाइटमेयर से भी ज्यादा भयानक है। इतने में डॉक्टर जिनकी कंडीशन को देखकर एक इंजेक्शन प्रिपेयर करते हुए उससे बोलता है, मैं तुम्हें मूड स्टेबलाइजर दे रहा हूँ। मैं हर मंथ तुम्हारी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट मैडम चेयरमैन को भेजूंगा, इसीलिए तुम्हारे पास जितनी भी पिल्स हैं उन्हें अभी फेंक दो। जिस पर जिन सोचने लगता है, मैडम चेयरमैन तो कुछ ज्यादा ही कर रही हैं, चाहे जो भी हो, लेकिन अभी भी चांस है कि कंपनी मुझे ही मिलेगी।
इतने में डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा देता है। इस पर जिन सोचने लगता है कि जब भी ये ऐसा करता है तो मेरी पूरी बॉडी की टेंशन बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरा माइंड काम करना बंद कर गया है। मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे मैं कोई स्टूपिड पर्सन हूँ। मुझे ऐसी फीलिंग से नफरत है। सच में ये एक टेरिबल एक्सपीरियंस होता है। इसी वजह से मुझे यहाँ आना अच्छा नहीं लगता। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में एक डॉग उसके हाथ को लिक करने लगता है। इस पर जिन चौंकता हुआ उसकी तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि डॉग तो काफी क्यूट वे में उसके हाथ के साथ खेल रहा था, लेकिन जिन तो जल्दी से अपना हाथ उसे दूर हटाते हुए मुंह बनाने लगता है। हमें तो पता है कि उसे एनिमल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इनसे कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर डॉग अब डॉक्टर के साथ जाकर खेलने लगता है। इस पर डॉक्टर उसे पेट करते हुए जिनको बताता है, ये मेरा बेबी है, क्या तुम्हें ये याद नहीं? तुम्हें भी अपने साथ एक डॉग रखना चाहिए, इससे तुम्हें मेंटली स्टेबल रहने में हेल्प मिलेगी। इस पर जिन मुंह बनाते हुए बोलता है, ये लोग बेबी कम और मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा है। और जिनको इतना क्यूट बेबी मॉन्स्टर कैसे लग सकता है? भला मैं ऐसी चीज को अपने पास क्यों रखना चाहूंगा? ये तो खुद ब खुद खाना भी नहीं खा सकते। अपने ओनर का वेट करते हुए ये भूख से ही मर जाएंगे। और साथ ही ये बहुत ज्यादा गंदगी करते हैं। जिनकी ये बात सुनकर डॉग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बेचारा तो सैड सा फेस बनाकर नीचे बैठ जाता है। डॉक्टर भी उसे रोकने लगता है कि ओ तुम ये क्या कह रहे हो, इसके बिना मेरा क्या बनता। डॉग को हक करते हुए बोलने लगता है कि तुम इसे भूल जाओ, इस पर्सन को तो प्यार का मतलब भी नहीं पता। इसे पूरे 10 सालों से ट्रीट कर रहा हूँ, ये शुरू से ही एक हार्टलेस बास्टर्ड है। फिर डॉक्टर जिनसे पूछता है, बाय द वे क्या तुम अपने इसी काम को कंटिन्यू करने वाले हो? बट जब भी तुम्हें मेरे पास लाया गया है हमेशा तुम एक डेड पर्सन की तरह लग रहे होते हो। बाहर से देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अंदर से तुम पूरी तरह से टूट चुके हो। सिर्फ एक पिल खाने से ही तुम्हारा सर दर्द और सारे सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि ये टेम्परेरी है। और साथ ही इस पिल के साइड इफेक्ट भी हैं, जिसकी वजह से तुम अपनी सारी मेमोरीज भूल जाओगे। तो तुम बताओ कि उन लोगों का क्या होगा जो अपनी इस एडिक्शन से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जिस पर जिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाता और सोचने लगता है कि जब कोई चीज़ टूट जाती है, आप चाहे जितना मर्जी उसे ठीक करने का ट्राई क्यों ना कर ले, लेकिन कोई ना कोई निशान तो रह ही जाता है। ब्रोकन सोल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, यानी कि जो पर्सन अंदर से टूट जाता है वो कभी भी हील नहीं हो पाता। जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मेरी यही किस्मत है। शायद इसी वजह से मैंने पिल्स लेना स्टार्ट की थी। इतने में डॉक्टर बोलता है, पिल्स लेने से तो बेहतर है कि तुम किसी भी रैंडम पर्सन को चूज करो और उसके साथ जाकर सो जाओ। इस पर जिन बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास ऐसा करने का टाइम भी है? जिस पर डॉक्टर चिढ़ते हुए बोलता है, तुम तो एक गैंगस्टर हो ना, तो इतना बिजी रहने का क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई पार्टनर भी है। फिर जिन बोलता है, नहीं, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या इस वजह से कि मैं एक गैंगस्टर हूँ मेरा कोई पार्टनर नहीं हो सकता? ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से डॉक्टर चलाते हुए बोलता है, माय डियर पेशेंट, याद रखना कि तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट मंथ ही मेरे पास वापस आना है। से पहले तुम ओवरडोज लेकर मरने का ट्राई बिल्कुल भी मत करना। जिस पर जिन मिडल फिंगर दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जिन को कार में बैठकर वापस जाता देखते हैं। कार में बैठते हुए जिन मैथ्यू के पास जाने का सोचता है कि आज फ्राइडे है और साथ ही मैं फ्री भी हूँ। इतने में जिनको याद आने लगता है कि जब मैथ्यू ने बोला था रैबिट का स्कल्पचर कंप्लीट होने के फौरन बाद ही वो रैबिट मर गया, और उसके साथ अपनी फर्स्ट मीटिंग को याद करता है। जब उन्होंने जिनको पकड़ा था तो उसके फेस पर बिल्कुल भी डर के एक्सप्रेशंस नहीं थे। ये वो शुरू से ही काफी क्रीपी है। ये स्ट्रेंज है कि उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता, और साथ ही उसकी ड्राइंग्स भी काफी डार्क हैं। कभी कभी तो उसके एक्शंस की वजह से मुझे डर लगने लगता है। आई होप कि वो कोई एक इनोसेंट फेस वाला साइको ना हो। मुझे नहीं पता कि उसे कुछ फील होता भी है या नहीं, लेकिन नॉर्मली तो उसका फेस एक्सप्रेशनलेस होता है। इसी वजह से ज्यादातर तो मैं उसके फेस को देखकर नहीं समझ पाता उसके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन साथ ही कभी कभी उसे रीड करना काफ़ी इजी होता है, मोस्टली उस टाइम जब वो मेरे क्लोज होता है। और मैथ्यू के ड्रंक फेस को याद करते हुए स्माइल करने लगता है। ये चाहे जो भी हो, लेकिन लगता है उसकी वजह से मेरी बॉडी में कुछ तो हुआ है। पास्ट में तो मैं बस बार में जाता और वहाँ से किसी भी रैंडम गाय को अपने साथ सीधा होटल रूम में जाने का पूछता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि इस टाइम मुझे उसकी क्रेविंग हो रही है। ये सोचते ही वो अपनी गाड़ी टर्न करके मैथ्यू की तरफ जाने लगता है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जिन स्टूडियो पहुंच चुका था। वो अंदर जाते हुए बोलता है, क्या कोई घर पर है? लेकिन अंदर से उसे कोई भी रिप्लाई नहीं आता। इतने में उसका पैर एक हेलमेट के साथ टकराता है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है,
ओह, ऐसा लगता है कि तुम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम करते हो। ये बोलते हुए वो मैथ्यू के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू हाल में मुझे सोफे पर लेटा हुआ था। इस पर वो कुछ देर तो वहीं खड़ा मैथ्यू को देखता है और फिर एक साइड पर पड़े बॉक्स को जोरदार किक करके उसे उठाने का ट्राई करता है, लेकिन ऐसा करने से भी मैथ्यू नहीं उठा था। पर अब जिन मैथ्यू को हिलाते हुए बोलता है, लिटिल पंक अब उठ भी जाओ। लेकिन मैथ्यू को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने कॉन्शियस में नहीं है। इस पर जिन सोचने लगता है कि अपना काम खत्म करते ही फौरन मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन जिसके साथ मैंने सोने का सोचा था ऐसा लगता है कि वो पहले से ही नॉकआउट हो चुका है। साथ ही एक बार फिर से वो उसे उठाने का ट्राई करता है कि मास्टर स्कल्पचर, क्या आपको अपना मॉडल नहीं चाहिए? आज फ्राइडे है तो क्या तुम्हें अपना काम नहीं करना? और उसे देखते हुए सोचने लगता है, ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही मर चुका हो। ये ख्याल आते ही वो फौरन उसके पास जाते हुए उसे चेक करने लगता है कि कहीं सच में ये मर तो नहीं गया। लेकिन मैथ्यू तो सांस ले रहा था, जिस पर जिन मुंह बनाते हुए सोचने लगता है, अब मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इतनी दूर यहाँ आने का मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मेरा टाइम वेस्ट हो गया है। अगर तुम मेरे साथ ऐसा ही करना चाहते थे तो अपना मॉडल बनने के लिए तुमने मुझसे भी क्यों मांगी? ये सोचकर वो वहाँ से जाने लगता है। इतने में उसका पैर एक स्केच पर पड़ता है। ये वही स्केच था जिस पर मैथ्यू ने जिनकी नेक पर वही बर्ट मार्क्स भी बनाए थे, जिसे देखकर जिन थोड़ा चौंक जाता है और सोचने लगता है, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि मैथ्यू मुझे अपना मॉडल क्यों बनाना चाहता है। तब भी नहीं जब वो बार बार इंसिस्ट कर रहा था कि सिर्फ मैं ही उसका मॉडल बन सकता हूँ, और बदले में मैंने उसे जो कुछ भी करने का बोला उसने सब कुछ किया। और ऐसा करते हुए वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे कहने पर उसने प्रैक्टिस भी की। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में उसकी नज़र एक वॉल पर पड़ती है, वॉल पर जिनके बहुत से स्केच लगे हुए थे। सभी स्केचेस में मैथ्यू की डिजायर्स अच्छे से नजर आ रही थी। ये वॉल देखने से पहले तक तो जिनको यही लगता था कि उसने मैथ्यू को अपने साथ सोने का बोला है, जिसे देखते हुए वो सोचने लगता है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही था जो कि इसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था। मुझे याद आ रहा है कि मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसकी आइज किस तरह से ऑब्सेशन से बड़ी होती थी। तक तो मैं यही सोच रहा था कि ये एक क्वाइट पर्सन है, लेकिन ये सिर्फ मुझे ही अपना मॉडल क्यों बनाना चाहता है? क्यों सिर्फ मैं ही इसका मॉडल क्यों बन सकता हूँ? इसके ये क्रीपी साइड सोच कर ही मुझे इसे डर लगने लगा है, लेकिन दूसरी तरफ इसे ऐसे यहाँ पर सोता देखकर मुझे फील हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा लोनली है। ये सोचते हुए वो उसके बिल्कुल क्लोज जाकर बोलता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सोल भी मेरी सोल की तरह बिल्कुल ब्रोकन है। चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, अब तुम जितना चाहो सो सकते हो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इतने में ही मैथ्यू उसके कोट को पकड़कर रोक लेता है। ये मत जाओ। जिसे सुनकर जिन थोड़ा चौंकते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। हम देखते हैं कि मैथ्यू अभी भी नींद में ही था और वो बार बार यही बोल रहा था कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने ऐसा नहीं किया। गाइस, मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि मैथ्यू एक क्रीपी पर्सन है या कोई इनोसेंट? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय बाय।